चलो शुरू कर। ठीक है। तो भाई अभी हम लोग केस हम डिस्कस करेंगे ना अभी, वो है बेसिकली मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। ठीक है, 1903 का प्रीवी काउंसिल का केस है ब्रिटिशर्स के टाइम। तो बेसिकली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जब हम करेंगे उसके अंदर इस केस का वर्णन करेंगे हर बार। अब मेन बात शुरू कहाँ से होती है पहले वो देखते हैं। इसमें पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है धर्मदास घोष। धर्मदास घोष यहाँ पे माइनर है और यही वो बंदा है जो बेसिकली अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेसिकली वो क्या होता है मॉर्गेज रखेगा और लोन उठाएगा 20,000 रुपये। ठीक। इसके बाद जो दूसरी पार्टी आती है यहाँ पे आती है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त वो बेसिकली मनी लेंडर है जिससे धर्मदास घोष लोन लेगा। तीसरी पार्टी यहाँ पे आती है बेसिकली केदारनाथ। बेसिकली वो क्या होता है धर्मदत्त का आपने सॉलिसिटर बोलता है, सॉलिसिटर में अटॉर्नी बनने का अटॉर्नी माने एजेंट है बेसिकली धर्म क्या बोलते हैं ब्रह्मदत्त। ठीक है, तीसरा बंदा ये होगा। चौथा बंदा यहाँ पे बेसिकली है कि धर्मदास घोष की मदर। तो यहाँ पे जो धर्मदास घोष की मदर है उनका नाम जगेंद्र करके है। ठीक है, जगेंद्र नाम बेसिकली उनकी मदर का जो नाम है जगेंद्र नाम। ठीक है, और जो पांचवी जो यहाँ पे बेसिकली पार्टी आएगी वो यहाँ पे हो जाएगी मोरी बीवी। मोरी बीवी ब्रह्मदत्त की बीवी है। ठीक है, मैम ने क्या बोल दिया था वो उसकी माँ है। तभी तो मैं पूछ रहा था। मोरी बीवी बेसिकली ब्रह्मदत्त की बीवी है। तो दोनों साथ में कैसे हो गए जब वो पोजीशन के आप देखो बेसिकली केस चलता कैसे। तो धर्मदास घोष बेसिकली क्या करता है तो उसके पास में बहुत सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी रहती है। उसको लोन की पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करता है बेसिकली वो क्या करता है कि उसको 20,000 रुपये चाहिए था। वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए मॉर्गेज रखवा देता है किसके पास, ब्रह्मदत्त के पास। और ये जो सारी डीलिंग हो रही होती है ये ब्रह्मदत्त खुद नहीं कर रहा होता, उसके यहाँ पे जो अटॉर्नी है केदारनाथ उसके साथ डीलिंग होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था कि 20,000 रुपये बेसिकली टोटल पूरा लोन का अमाउंट है जो धर्मदास घोष को मिलेगा। लेकिन सारा का सारा पैसा नहीं दिया गया था, 10,500 रुपये उस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब दिए गए थे धर्मदास घोष को, बदले में जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज रखवाई थी। ठीक है, ये बात हुई थी। तो जब ये बात धर्मदास घोष की जो माँ है उसको पता चलती है तो क्या होता है बेसिकली वो एक नोटिस भिजवाती है केदारनाथ के पास जो कि अटॉर्नी था किसका, ब्रह्मदत्त का, कि भैया ये माइनर है आप इसके साथ एग्रीमेंट ना करें। लेकिन ये नोटिस मिलने के बाद भी जो बेसिकली जो हमारा केदारनाथ है वो क्या करता है एक डेक्लेरेशन साइन करवा देता है क्या बोलते हैं अपने धर्मदास घोष के साथ। क्या डेक्लेरेशन उसमें वो ये बोलता है कि वो भले माइनर है, अभी उसमें 10,500 रुपये मिल गए हैं, बाकी 20,000 में से माइनस करो तो कितना होगा 9,500 रुपये उसको तब मिलेगा जब वो 18 साल के ऊपर का जब वो मेजोरिटी की एज अटेन कर लेगा और मेजर होने के बाद वो सारा का सारा पैसा चुका देगा। ये डेक्लेरेशन साइन करता है, कब करता है डेक्लेरेशन साइन, ये डेक्लेरेशन साइन तब करता है जब नोटिस भेज दिया जाता है धर्मदास घोष की मम्मी के द्वारा केदारनाथ। अब भैया एक चीज और यहाँ पे आप आगे चल के देखोगे कि डिपेंडेंट जो एक आर्गुमेंट उठाएगा वो ये होगा कि उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करा अपनी एज का। तो ये बात कैसे उठाई गई, ऐसे उठा दी गई नहीं, जब पहली बार केदारनाथ और धर्मदास घोष के बीच में एग्रीमेंट हुआ था तब वहाँ पे एज छुपाई गई थी धर्मदास घोष के द्वारा। लेकिन बाद में उसकी मदर ने जब उसे पता चला कि उसने ऐसे पैसे लिए हैं लोन में उसने नोटिस भेजा था केदारनाथ को बताते हुए कि वो माइनर और केदारनाथ को ये बात पता चल गई। किसकी मदर ने, धर्मदास घोष की मदर। पहली बार जब एग्रीमेंट हुआ था तब धर्मदास घोष जो है बेसिकली उसने अपनी एज छुपाई थी केदारनाथ से, इसलिए बाद में पॉइंट वैल्यू भी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब होता जाए अभी तो बोल रहा था कि मोरी बीवी ने केस भेजा था। अरे सुनो तो सही, वो केस कैसे होगा, केस कि मोरी बीवी का नाम कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा। मैंने ये बता दिया कि मोरी बीवी ये क्लैरिफाई करती है कि वो बेसिकली वाइफ है ब्रह्मदत्त की। अभी केस में कैसे आएगी ये देखना बड़ी मजे की बात। नहीं, नोटिस तूने बोला कि ब्रह्मदत्त की माँ ने नोटिस भेजा, ब्रह्मदत्त ने वो हाँ तो धर्मदास घोष की माँ ने नोटिस भेजा था किसको, जो अटॉर्नी है केदारनाथ। वही तो ये माइनर है तो ब्रह्मदत्त बोल रहा था ना तो मैं कंफ्यूज हो गलती से बोल गया। दूंगा। धर्मदास जो क्या बोलते हैं क्या नाम है उसका, धर्मदास घोष जो है उसकी जो मदर थी उसने नोटिस भेज दिया था जो बेसिकली अटॉर्नी था केदारनाथ को, जब उसे पता चला कि उसके बेटे ने ऐसे लोन लिया है। लेकिन पहली बार जब लोन लिया गया था ना 10,500 की इंस्टॉलमेंट जो एडवांस में मिली थी उसमें उसने अपनी एज छुपाई थी। ठीक है, अब केस होता कैसे, तो अब ये तो हो गया कि पूरी बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब बेसिकली अब आप कुछ किताबें देखोगे तो कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो
धर्मदास घोष की जो माँ है बेसिकली उसने उसकी फ्रेंड को कहा है कि वो केस फाइल करे, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि उसकी माँ ने केस फाइल करवाया था ऑन बिहाफ ऑफ धर्मदास घोष, क्योंकि उसके माँ ही उसकी गार्जियन है। जरूरी है, बहुत जगह यहाँ पे माँ स्लैश गार्जियन लिखा है बहुत सारे किताबों में। तो धर्मदास घोष की जो बेसिकली मदर है, जो उनकी गार्जियन है, वो धर्मदास घोष के बिहाफ पे एक केस फाइल करते, किसके खिलाफ? ब्रह्मदत्त के खिलाफ। पहली बार केस किसके खिलाफ फाइल हुआ था? ब्रह्मदत्त के खिलाफ, कि भैया ये जो है ये माइनर है तो एग्रीमेंट बेसिकली वॉइड हो जाना चाहिए, ये बात हुई, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो हो जाना चाहिए। देखो उस समय ना वॉइड एब इनिशियो का कॉन्सेप्ट आया नहीं था, तो इसलिए बोलते हैं वॉइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये बात गई कोर्ट के अंदर। देखो पहली बार पहले पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व थी धर्मदास घोष की मदर, जो कि उसकी गार्जियन भी है ऑन बिहाफ ऑफ धर्मदास घोष। तो बेसिकली जो केस का नाम हुआ वो क्या होगा? सबसे पहले धर्मदास घोष बनाम जो अपने ब्रह्मदत्त, पैसा किससे लिया गया था? ब्रह्मदत्त से लिया गया था ना, बनाम ब्रह्मदत्त। ये पहला केस चला था कोर्ट के अंदर। धर्मदास घोष का नाम क्यों आएगा? उसकी माँ का नाम आएगा ना। ऑन बिहाफ कर रहा है ना। देखो जो अभी बोलोगे ये मेरे को कैसे पता चला, ये केस का नाम कहीं नहीं दिया गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द जब आप पढ़ते हो लास्ट केस क्या मोदी बीवी बनाम धर्मदास घोष, तो उसकी माँ का नाम क्यों नहीं कंटिन्यूड रहा था? आप ऐसे समझो, गार्जियन ऑन बिहाफ, मेन तो केस उसी ने लिया ना पैसे, उसके बिहाफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है गार्जियन, नाम तो उस बच्चे का ही रहेगा। अच्छा, नाम बच्चे का ही, नाम बच्चे का ही रहेगा। अच्छा, अब मैं बताऊंगा ना आगे ये नाम उल्टा कैसे, जो ऐसी बोल रही थी वो। तो धर्मदास घोष बनाम क्या बोलते हैं ब्रह्मदत्त, ये था पहला केस जो लोअर कोर्ट के अंदर कलकत्ता के अंदर फाइल करा गया। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ये माइनर है, एग्रीमेंट को वॉइड कर दिया जाए। अब सेक्शन 11 अगर हम देखते हैं, सेक्शन 11 में बात करेंगे ना पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कर बताया, बोला गया अगर माइनर है तो वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। यही बात लोअर कोर्ट ने अपेंड कर दी, ये फिर अपील करेगी। अब देखो भैया जब अपील होता है तो पार्टी छुट्टी हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो पहली बार जब केस धर्मदास घोष जिसकी मां ने उसके ब्याह में डाला था बनाम ब्रह्मदत्त का, तो जब दूसरी बार वो गया होगा हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा के अंदर, तो नाम उल्टा हुआ होगा, नाम उल्टा होगा, क्या बन जाएगा? ब्रह्मदत्त बनाम धर्मदास घोष, क्योंकि धर्मदास घोष अपील कर रहा है यहाँ, ठीक है। अब उनकी तरफ से बेसिकली क्या आर्गुमेंट्स थे मैं वो और बताऊंगा। अब भैया ये यहाँ पे भी जो बेसिकली जो हाई कोर्ट है ना, वो भी धर्मदास घोष के फेवर में बोलते हैं बात कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और ये फिर जाता है प्रीवी काउंसिल, उस समय प्रीवी काउंसिल होती थी, तो प्रीवी काउंसिल में जाता है। इस टाइम पे धर्मदास की क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रह्मदत्त की हो जाती है मृत्यु, वो मर जाता है। तो अब ब्रह्मदत्त के बिहाफ पे उसकी बीवी उसको रिप्रेजेंट करती है केस में, मोरी बीवी। ठीक। और क्योंकि प्लेंटिफ, क्योंकि देखो जब पहली बार अपील करी गई थी तो नाम उलट गया था, नाम क्या था? ब्रह्मदत्त बनाम धर्मदास घोष। अब वो मर गया है, ब्रह्मदत्त मर गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो ब्रह्मदत्त का नाम हट के क्या हो जाएगा? मोरी बीवी आ जाएगा, उसकी बीवी को उसके रिप्रेजेंट, तो मोरी बीवी बनाम धर्मदास घोष। ठीक, ऐसे आया केस का नाम। ठीक, ये समझ में आ गया। अब डिफेंडेंट की तरफ से क्या आर्गुमेंट पेश करेंगे, मेन बात वो पे आती है। बहुत सारे आर्गुमेंट। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे लाई गई, वो ये लाई गई कोर्ट के सामने रहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इस क्या बोलते हैं एस्टॉपल की बात करते हैं, सेक्शन 115 होता है सबसे पहला। तो बेसिकली बोला था कि ये जो धर्मदास घोष है, क्योंकि इसने बेसिकली अपनी एकदम जो एज है वो मिस रिप्रेजेंटेट करी गई थी, इसलिए इस पे सेक्शन 115 के तहत एस्टॉपल लगना चाहिए। किसका 115 किसका? तो जो बेसिकली मैं ये कह रहा था, जब बेसिकली तो जब धर्मदास घोष ने पहली बार जब कॉन्ट्रैक्ट करा था, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था? अपना क्या बोलते हैं ब्रह्मदत्त के साथ करा था। कौन आया था? अटॉर्नी आया था उसके केदारनाथ। उस समय उसने अपनी एज छुपाई थी, मैंने कहा था ना इसने पहली बार छुपाई गई थी। तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट जो कि रखा गया था डिफेंडेंट के द्वारा, वो ये रखा गया था, बेसिकली यहाँ पे प्लेंटिव हो जाएंगे, प्लेंटिव के मोरी बीवी के द्वारा ये रखा गया था कि भाई साहब इन्होंने ना जब पहली बार एज बताई थी झूठी एज बताई थी, अब क्योंकि झूठी एज बता रहे हैं तो इन पे एस्टॉपल लगना चाहिए। सेक्शन 1 115 बताता है। ये कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वो ये कहता है कि बेसिकली जब आप झूठ बोलते हो ना कोई पहली बार छुपाते हो, तो फिर आगे हम मान के चलते हैं वही चीज सच है, जिसको मैम यही बोल देती है कि बेसिकली आपको अपने बच्चे के वचन के बाध्य हो गए, जो आपने प्रॉमिस करा फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा एस्टॉपल जो है माइनर के मामलों में नहीं लगता, इट इज नॉट एप्लीकेबल। वो एप्लीकेबल क्यों नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा केस के अलावा, ठीक है। एक बात तो ये होगी, ये आर्गुमेंट ये कोर्ट ने साइड कर दिया। अच्छा दूसरा वो ये बोलते हैं कि आप
जंग क्या हो रही थी, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या ये वॉइडेबल नेचर का होगा या ये वॉइड होगा या ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तीनों अलग अलग चीज़ होती है, आपको पता है। तो देखो भैया, अगर ये वॉइड या वॉइडेबल है तो बेसिकली वही तो देखो, यहाँ पे मोरी बीवी को तो पैसे चाहिए थे, कुछ भी हो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बोलते हैं ये ना वॉइडेबल करा दो। क्यों? देखो वॉइडेबल अगर बोलते हैं तो ना ये दो सेक्शन पढ़ लीजिए, सेक्शन 64 और सेक्शन 65। वन इज फॉर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर इज फॉर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द सेक्शन स्टेट 64 एंड 65 इफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइडेबल के बारे में बात करते हैं, वॉइड के बारे में बात करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उस केस में अगर किसी भी पार्टी को कोई भी फायदा होता है तो वापिस से रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। आप फायदा उठा के निकल नहीं सकते। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट को हमने वॉइड कह दिया, भैया ये आज से इलीगल है और इससे पहले मुझे फायदा हो गया, तो ये थोड़ी मैं फायदा लेके बनूंगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ए और बी दो पार्टी है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी ने बोला बेसिकली क्या बोलते हैं, मैं तुझे 100 किलो बेसिकली राइस सप्लाई करूंगा ए को 1 तारीख से पहले। अब 1 तारीख से पहले बी सिर्फ 50 किलो राइस सप्लाई कर पाता है, ठीक। अब वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर पाया कंडीशन। इसका मतलब ये है कि वो 50 किलो फ्री में रख लेगा, उसको 50 किलो के पैसे तो देने पड़ेंगे, और अगर 50 किलो के पैसे नहीं दे सकता तो 50 किलो राइस ही वापस करना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अनड्यू बेनिफिट किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए। सेक्शन 64 एंड 65 यही बात कहते हैं वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, कि कोई भी हो तो उसमें अगर किसी भी पार्टी को भले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो रहा है जो कि सेक्शन 64 है और सेक्शन 65 में अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है, अगर किसी भी पार्टी को अनड्यू फेवर मिल रहा है, फायदा हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है या लॉस दूसरी पार्टी को हो रहा है, तो वो फुलफिल करा जाए, उसको वापस करना पड़ेगा। तो ये वही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट आप वॉइडेबल कह दो, ठीक है, वॉइडेबल या वॉइड कह दो, आप इसको वॉइड एब इनिशियो मत करो, ठीक है, क्योंकि आप ये कह दोगे तो उसको बेसिकली जितना उसने आगे का पैसा नहीं भी दिया 10,500 की इंस्टॉलमेंट देगी, वो तो वापस देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कैसे मान ले वॉइडेबल या वॉइड, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या वॉइड है तो यहाँ पे ये बात हो जाएगी कि कभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था जब माइनर के साथ। अगर सेक्शन 11 को ध्यान से देखे तो क्या कहते हैं, पार्टीज कौन सी कम्पिटेंट है, अगर वो मेजॉरिटी की एज की, मतलब मेजर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाता कभी भी, वो स्टार्टिंग से 0 होता है। तो अगर हमने उसको वॉइडेबल भी मान दिया या वॉइड भी मान लिया तो क्या हो जाएगा, मतलब कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता वो तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हो सकता, इसलिए ना ये वॉइडेबल माना गया ना वॉइड माना गया। इसलिए सेक्शन 64 और 65 के तहत वो रेस्टिट्यूशन चाहते थे, बेसिकली जो फायदा ब्रह्मदत्त ने 10,500 रुपये एडवांस लिए वो वापस करे, वो भी कोर्ट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। इसको क्या बोलेंगे कि जो है वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, ये बात हो गई। अच्छा, एक और हथकंडा अपनाया जाता है बेसिकली यहाँ पे। हथकंडा क्या होता है बेसिकली, एक ना भैया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन आती है, मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाना चाहूँगा। ये इफेक्ट होता है माइनर एग्रीमेंट का, अगर आप पढ़ोगे तो 3 इफेक्ट देखने को मिलेंगे माइनर एग्रीमेंट के अंदर। तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये होता है कि बेसिकली एस्टॉपल नहीं लगता, जो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा ये होता है कि कोई भी लाइबिलिटी अगर कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही हो माइनर पे तो वो लाइबल नहीं होता उसको करने के लिए। और दूसरा ये, अगर टॉट का आप इल्जाम लगाते हो माइनर के ऊपर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करने के लिए, और अगर वो टॉट डायरेक्टली रिलेटेड है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑपरेशन फुलफिल हो जाए तो टॉट भी नहीं लगेगा माइनर के ऊपर। टॉट जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए दैन द कॉन्ट्रैक्ट जो होगा। तीसरी आती है यहीं पे जो इफेक्ट ऑफ बेसिकली माइनर जब एग्रीमेंट में घुसता है वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है, ये डॉक्ट्रिन कहती है अगर कोई माइनर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ है, उसने जो दूसरी पार्टी है उससे गुड्स या प्रॉपर्टी ले ली है, ठीक है, अब गुड्स और प्रॉपर्टी ले लिया तो कोर्ट बेसिकली पता चलता है कि एग्रीमेंट माइनर के तौर पर तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है माइनर को कि बेसिकली वो रेस्टिट्यूट करे। रेस्टिट्यूट मतलब वापस पुरानी पोजीशन में लेके आए, जो भी उसमें गुड्स और प्रॉपर्टी है वापस उसी हाल में वापस दे दे उस पार्टी। लेकिन अगर माइनर ने वो चीज बेच दी, गुड्स एंड प्रॉपर्टी बेच दी, बेसिकली गुड्स एंड प्रॉपर्टी ट्रेसेबल होना भी जरूरी है, कोर्ट देख पाए वो कहाँ पे। अब मान लो गुड्स एंड प्रॉपर्टी वापस बेच दी, उसने बेच दी कहीं और ट्रेसेबल भी नहीं है, पैसों में कन्वर्ट हो गई, तब माइनर लाइबल नहीं है कि जितने का सामान उसने बेसिकली रखा हुआ था उसका वैल्यू आपको ला के दे। और अगर लोन का केस हुआ, मान लो उसने दिया ही लोन था, जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मदत्त ने सीधा 20,000 रुपये बेसिकली अपना जो अटॉर्नी था केदारनाथ उसके द्वारा दिया गया था, धर्मदास घोष को पैसा दिया गया था ना, वो वैसे ही ट्रेसेबल नहीं है। तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहती है कि माइनर लाइबल नहीं होगा पैसा देने के लिए।
एक ये बात और आई है। और एक बात और, फिर वो बेसिकली जो लास्ट में बचता है वो होता है सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 19 क्या बोलते हैं 70 नहीं सर 19 नहीं 1877 वो जाते हैं सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब ये कहता क्या है सेक्शन, ये सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आगे जाके ना बेसिकली चेंज हुआ है और अब ये और ढंग से लगता है, ऐसे खुद बना के वैसे कोई नहीं निकल सकता है ना। तो बेसिकली सेक्शन ये कहता है कि मान लो अगर कोई भी बंदा भले वो माइनर क्यों ना हो, वो फ्रॉड करता है या वो मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसको जितना भी बेसिकली उसने फ्रॉड करा वो पैसा वापस करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा वो पैसा वापस। काम बन गया, बहुत बढ़िया। लेकिन कोर्ट ने कहा जी मेरा मूड नहीं है सेक्शन 41 के तहत आपको स्पेसिफिक रिलीफ देने का। क्यों? अब भाई अगर आप ध्यान से बात सुनो, ये क्या बोलते हैं कि बेसिकली इसने हमारी मिस रिप्रेजेंटेशन करी थी एज की, जब पहली बार केस आया था जो मैंने आपको बताया था, जो किसने करी थी। लेकिन कोर्ट ये कहती है अच्छा अगर इसके हाथ काले हैं तो हाथ तो तुम्हारे भी काले हैं, तुम्हारे उसकी माँ ने नोटिस नहीं भेजा था कि ये माइनर है, उसकी माँ ने भी तो नोटिस भेजा था ना। उसकी माँ के नोटिस भेजने के बाद वापिस जो अटॉर्नी है केदारनाथ वो फिर भी डिक्लेरेशन बनवाता है कि अभी आपने 10,500 ले लिए, बचे हुए 9,500 आप जब मेजर के हो जाएंगे तब ले लेंगे, मिल जाएंगे आपको और वापस सर्विस लेंगे। तुझे पता था ना कि वो माइनर का, तुझे पता लग गया। तो अगर उसकी तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन थी तो तुझे भी पता चल गया ना, तुझे पता होने के बाद भी तूने उससे डिक्लेरेशन साइन करवाया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं दिया जाए। दोनों पार्टीज बेसिकली, जो पार्टी अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मानना चाह रही है तो वो अपने साइड पे क्लियर होनी चाहिए। अगर देखो यहाँ पे धर्मदास घोष ने मिसरिप्रेजेंटेशन करी थी पहली बार, लेकिन अगर उसकी माँ के द्वारा भेजा ही नहीं जाता नोटिस तब तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसको मिल जाता आराम से 1877 के हिसाब से कंपनसेशन, मतलब रीइंस्टीट्यूट हो जाता जितना उसने पैसे दिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसको पता था तो कोर्ट ने बोला ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो बेसिकली सेक्शन 41 है 1877 का वो भी नहीं आपको मिलेगा। और कोर्ट ने हैंड क्या करा कि माइनर के द्वारा कोई भी करा गया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बीन इश्यूड। ये था पूरा केस। अच्छा। और तूने वो बता रहा था कि वो एस्टोपल ले ले। हाँ देखो कर रहे हो क्या? बता। अरे देखो अब एस्टोपल नहीं होता ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। एस्टोपल क्या कहता है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो एस्टोपल ये बोलता है कि आप बाउंड अपने वर्ड्स, मतलब अगर मैंने कोई झूठ या फ्रॉड बोला तो पहली बारी में मान लिया जाएगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मान लो एक माइनर को हम एस्टोपल के तहत प्रिंसिपल एस्टोपल लगा देते हैं, अब होगा क्या भैया? देखो एस्टोपल ना कभी प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल स्टैट्यूट बेसिकली जो लॉ बनाया है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। कोर्ट ने ये कहा है बेसिकली कि हम जो माइनर्स है ना उनको कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी से बचाना है। ठीक है, क्यों कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी से क्यों बचाना है? क्योंकि भैया इस एज तक जो बेसिकली जो एज डिसाइड करेगी, जो कि 18 है जनरली हर कॉन्टेक्स्ट में, कि भैया समझ नहीं होती बच्चों के अंदर ना, समझ नहीं होती कि क्या डिसीजन लेना है क्या डिसीजन नहीं लेना है, उनकी कंसेंट उनकी होती ही नहीं है। वैसे तो जनरली एक रूल माना जाता है ना कि एक बंदे को अपने इंटरेस्ट के बारे में सबसे बेस्ट वो खुद जानता है, वो खुद बेस्ट जज है। लेकिन माइनर्स के टर्म में ये चीज़ नहीं चलती, वो अपने बारे में अपना भला खुद नहीं जानते, वो बेस्ट जज नहीं है अपने इंटरेस्ट के लिए, इसलिए उनकी कंसेंट होती नहीं 18 साल तक, जब तक वो मेजोरिटी की एज अटेन नहीं कर लेते। इसलिए माइनर को कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी से ही बचाना है हमें। अब अगर आप एस्टोपल लगा दोगे, आप तो ऐसे सारे माइनर्स को बेसिकली एस्टोपल लगा के कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के अंदर ले आओगे। और हम कोर्ट तो चाहती है बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी फॉर्म ही ना हो माइनर्स की, क्योंकि उनकी कंसेंट ही खुद की नहीं होती 18 साल तक, जब तक वो हो नहीं जाते। इसलिए एस्टोपल नहीं लगता माइनर के ऊपर, क्योंकि वो स्टैट्यूट के अगेंस्ट चला जाए, ये कारण। ठीक।